कोरोना काल के बाद फिर से महामंदी की आहट दिख रही है और अमेरिका से लेकर भारत तक के शेयर बाजारों में जबरदस्त गिरावट का रुख बना हुआ है। बल्कि ये तो कहा जा रहा है कि अब ये बेरिश मार्केट में एंटर कर गया है शेयर मार्केट, और ये बेरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बेरिश ट्रेंड जब 20% से ज्यादा शेयर मार्केट गिर जाए एक पर्टिकुलर अवधि में, अमेरिका में बेयर मार्केट के हालात बन रहे हैं। महामंदी की आशंका के बीच स्टार्टअप्स में भी छटनी देखने को मिल रही है। आइए जल्दी से आपको बताते हैं सबसे पहले भारत के शेयर बाजारों के बारे में। भारत के शेयर बाजार आप देखिए, 6 महीने में अगर निफ्टी देखें, जो कि 50 कंपनियों का इंडेक्स है भारत की, जो सबसे अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी जो कही जाती है शेयर बाजार में, वो 17% तक गिर चुका है। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स 17.50% गिर चुका है। डाउ जोन्स देखिए 15% गिर चुका है। S&P देखिए, ये डाउ जोन्स हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, S&P हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, देखिए 20% तक गिर चुका है। और ये बताता है कि कैसे यहाँ पर भारतीय शेयर बाजार हो, अमेरिकी शेयर बाजार हो, या कुछ और भी बाजार, क्रिप्टो मार्केट की बात कर ले, बहुत ट्रेंड में है, बहुत बात होती है इनकी बात ये तो यहाँ तो लहूलुहान हुए पड़े हैं ये मार्केट। बिटकॉइन 51%, इथेरियम 66%, डॉजी 64%। ये बताता है कि कैसे आप किसी भी एसेट क्लास में जाइए, वहां घाटा ही घाटा है और आपका इन्वेस्टमेंट नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है। अच्छा, बेयर मार्केट कब कब आया अमेरिका में, जरा ये भी देखिए। करीब 70-75 सालों में 14 बार बेयर मार्केट आया है। 1929 के बाद 25 बार बेयर मार्केट की स्थिति बनी। इसके बाद आप देखिए 14 बार बेयर मार्केट के चलते महामंदी का आगाज आया। 2022 में भी अमेरिकी बाजार बेयर्स के पंजे में दिखाई दिए। 1994 के बाद अमेरिका ने ब्याज दरें 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाई हैं, यानी 0.25% आप कह सकते हैं। 28 साल बाद ये ब्याज दरें बढ़ाई गई, जिसकी वजह से आज बाजार, भारतीय बाजारों में और दुनिया भर के बाजारों में हमने गिरावट देखी। इन सारी चीजों को, हालांकि ये कहा जाता है कि शेयर बाजार किसी देश की अर्थव्यवस्था के पैमाना नहीं होता है, लेकिन असर तो दिख रहा है, तो उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन जनरल अस्थाना, क्योंकि वॉर भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और वॉर अभी नियर फ्यूचर में ऐसा दिखता नहीं है कि ऐसी ये वॉर को लेकर कोई यहाँ सॉल्यूशन निकल रहा हो। आज भी यूरोपियन देशों के 3 स्टेट हेड कीव पहुंचे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ज़ेलेंस्की के रुख में कोई नरमी, इस वॉर का कोई नियर फ्यूचर में आप एंड देखते हुए? देखिए, अभी जो हालात हैं लड़ाई के, उसमें मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की को एक कॉल अपने यूक्रेन के फ़ायदे के लिए लेनी चाहिए और ग्लोबल फ़ायदे के लिए भी लेनी चाहिए, और पूरे वर्ल्ड में सभी ताकतों को ये बताना चाहिए कि भाई अभी ये बहुत हो गया, अभी बंद करो इस लड़ाई को। कारण ये है कि आज की दुनिया में पूरी इंटरडिपेंडेंसी है, और इस इंटरडिपेंडेंसी में ये एक अवॉइडेबल लड़ाई थी। ये लड़ाई रोकी जा सकती थी अगर कुछ सिक्योरिटी गारंटी सही हो जाती आपस में। लेकिन अमेरिका को लगा कि शायद और लड़ाई का कारण भी इकोनॉमी है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अमेरिका को लगा कि अगर नॉर्थ स्ट्रीम 2 चल पड़ा तो पूरा यूरोप रूस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, मुझे कोई नहीं पूछेगा, और इसलिए यही मौका है कुछ ना कुछ परेशानी करो खड़ी। फिर मैं कपिल सर के पास जाऊंगा, कपिल सर के पास जाओ, अपनी बात पूरी करिए, आप जल्दी पूरी करिए। और दूसरी बात, जो ये लड़ाई है उसमें जो इंटरडिपेंडेंसी के बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है, मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि अभी ये एक कैच 22 सिचुएशन में आ गए हैं। क्योंकि अगर ये मान जाते हैं कि भाई ठीक है, रूस ने जो हिस्सा लेना था ले लिया, तो एक तरीके से बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, और उन्हें लगता है कि भाई कोई भी कॉस्ट कुछ भी हो, पुतिन को हारना चाहिए। फिर एक मेरे पास एक फेवरेट क्वेश्चन है कपिल सर का। कपिल सर, क्या अमेरिका और यूरोप पूरी दुनिया को डुबा देंगे अपने फायदे में? आपको याद होगा कि जब पहले दिन ये खबर आई थी कि अमेरिका ये आर्थिक वो बैन लगाने जा रहा है रूस के ऊपर, तो मैंने पहले दिन ये कमेंट किया था कि ये इन पे बूमरैंग करेगा। मेरी बात किसी ने नहीं मानी थी उस समय। सब समझ रहे थे कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। आज मेरी बात आपके सामने आ रही है, और एक मैं आपको और बात अब बताना चाहता हूं। मैं सामाजिक विश्लेषण करता हूं, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं। ठीक बात है। माना कि अर्थशास्त्र पे सब कुछ है, लेकिन कुछ साइकिक अर्थशास्त्र का असर तो समझ भी आ रहा है सर। देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपको डिफरेंस बताता हूं। एक यूरोपियन और अमेरिकी को अगर कोको कोला पीने को नहीं मिलेगा ना, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। और हम हिंदुस्तानी अगर खाना भी नहीं मिलेगा ना, तो सत्तू खा करके हम जी लेंगे। इस अंतर को समझिए।
पाश्चात्य और पूरब के बीच के महाराणा प्रताप जो है घास की रोटी खा करके भी रहे थे जिंदा। और आज भी आप देखिए, सुनिए, सर, कोविड के दौरान सुनिए, दुनिया में कोविड के दौरान जो हुआ, भारत की रिकवरी सबसे फास्ट है। कोई भी अर्थशास्त्री सर, तो क्या अभी भी घास की रोटी खिलाएंगे क्या लोगों को? घास मुद्दा नहीं है। सवाल यह है कि आपको लगता है कि अमेरिका और यूरोप को यह समझ में कब आएगा कि भाई हमारे ऊपर भी असर आ रहा है? तो समझ में आएगा। उनका तो वो डायलॉग है, भूख लगी है कुछ खाने को दे दो भाई मुझे, अमेरिका जो है ले गोली खा। अरे जिन्हें अपने लोगों की चिंता नहीं है, जिनके यहाँ हजारों लोग उनकी गन्स के चलने से मरते हैं बच्चे, और वो अमेरिका के अंदर वो अपनी गन इंडस्ट्री को रेगुलेट नहीं कर सकते, आप उनसे समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो दुनिया के लोगों की जान। तो दुनिया क्या कर रही है फिर? दुनिया को आगे आना चाहिए। इस पर आते हैं सर, इस पर आते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर, महंगाई के खिलाफ अमेरिका में बड़ा एक्शन हुआ है। फेड रिजर्व ने ब्याज दरों में इजाफा किया है। फेड रिजर्व, जैसा कि हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेड रिजर्व ने ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं। फेड अगर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा देना तो अभी दुनिया में बहुत बड़ी न्यूज होती है, और 75 बेसिस पॉइंट यानी 28 सालों में सबसे बड़ा इजाफा। यह बताता है कि अमेरिका में भी हालात खराब है। अमेरिका में 40 सालों के सबसे ऊपरी स्तर पर है महंगाई, और यह अमेरिकियों को भी अब खलने लगा है। क्या जो बाइडेन की नीतियां अमेरिकन के खिलाफ जा रही हैं, उनकी आप देखिए अप्रूवल रेटिंग लगातार नीचे जाती हुई, उनके खिलाफ लगातार अमेरिका में आवाज उठती हुई, लेकिन अब ये इकोनॉमी के लिए, आर्थिक तौर पर भी हम अमेरिकन के या पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर असर डाल रहा है। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं नेगेटिव ट्रेंड क्यों दुनिया के बैंक अब अपने यहां ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। आप समझिए, करीब 50 केंद्रीय बैंकों ने, एक दो नहीं 50 केंद्रीय बैंकों ने अपने यहां इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। इसमें भारत का रिजर्व बैंक भी शामिल है। लोन की ईएमआई महंगी हो गई है ब्याज दरें बढ़ने की वजह से। आपका होम लोन, ऑटो लोन, ये तमाम लोन आपके महंगे हो गए। ब्याज दरें कम होंगी तो आपके पास पैसा बचता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ये समझिएगा। इसका कारण हम आपको बता रहे हैं कि ब्याज दरें क्यों बढ़ाई जाती हैं। पैसा आपके पास बचेगा तो आप ज्यादा सामान खरीदेंगे। आप जाएंगे लोगों के पास, भाई मुझे ये सामान दो, आपकी तरह 10 लोग और आएंगे। डिमांड ज्यादा होगी, यानी पैसा, लिक्विडिटी हमारे हाथ में होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। और अगर डिमांड जितनी है, सप्लाई उतनी नहीं है, तो महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि सप्लाई सीमित है, लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है, जिसके पास वो प्रोडक्ट है वो और ज्यादा उसको इनकैश करेगा, पैसा बढ़ा, रेट बढ़ा देगा उसके। यहीं पर डिमांड और सप्लाई में जो अंतर है वो बढ़ता हुआ जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी। कम पैसे वाले उस चीज को नहीं खरीद पाएंगे और महंगाई उनके लिए बढ़ जाएगी। यानी 100 रुपए की चीज खरीदने के लिए जिसके पास 2 चीजें हैं, 20 लोग आ जाएं तो वो 100 रुपए में क्यों बेचेगा? वो समझेगा सबके पास पैसे हैं, वो 100 रुपए के रेट बढ़ा देगा, 110 रुपए कर देगा। 100 रुपए वाले के लिए यहां पर महंगाई 10% बढ़ गई। इसीलिए कंट्रोल में रखने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं। लोगों के पास पैसा कम हो या और उनके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा हो तो ब्याज दरें बढ़ने, एक तो लोन की ईएमआई बढ़ती है, लेकिन जो बैंकों में उनके जो जमा होते हैं उनके ऊपर उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो बजाय खर्चने के उसको और इन्वेस्ट करने पर, बैंक में डालने पर फोकस करते हैं। तो ये यहां पर होता है। अब शेयर बाजार पर असर समझिए कैसे। ये हमने आपको लोन का, बैंकों का, रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंकों का जो ईएमआई बढ़ने का, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो चक्कर है वो समझाया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। लोन की ईएमआई बढ़ती है तो जेब में पैसा कम बचता है। पैसा कम बचने पर स्टॉक मार्केट में निवेश कम हो जाता है। स्टॉक मार्केट में निवेश कम होने से मार्केट क्रैश होता है। और इसका एक और कारण है, दुनिया भर में शेयर बाजार फिलहाल ऐसी स्थिति में है, जो एफआईआईज हैं, जो विदेशी निवेशक हैं, उनको अमेरिकी बाजारों में ज्यादा जब रिटर्न मिलने लगता है तो वो इन बाजारों से इमर्जिंग इकोनॉमी, जो इंडिया जैसी इकोनॉमीज है या ब्राजील जैसी इकोनॉमीज है, यहां से पैसा निकालते हैं और अमेरिका में लगाते हैं। तो आपके यहां जब बाजार, उनका इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी है, जब वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और जब एक साथ निकालते हैं तो बाजार एकदम से क्रैश होता है, जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है। एफआईआईज इनको कहते हैं, जो विदेशी निवेशक हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक, वो लगातार पैसे निकाल रहे हैं। विजय जी, गलत होगा तो आप प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा, क्योंकि आप ज्यादा जानते हैं, आपको ज्यादा ज्ञान है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं दुनिया भर की महंगाई की, हम जो बात कर रहे हैं दुनिया भर में रिसेशन की, क्या ये 2008 वाली रिसेशन यानी मंदी, जहां पर लोगों के पास जॉब नहीं होगी, जहां पर लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, जहां पर लोगों के पास पैसे बहुत कम होंगे और महंगाई बहुत ज्यादा होगी, क्या देश उस तरफ बढ़ता हुआ या दुनिया उस तरफ बढ़ती दिख रही है? भारत में तो फिर भी हालात अच्छे हैं। मैं अभी भी कहता हूं भारत की ग्रोथ अभी भी अच्छी है। देखिए, 2008 और 2022 में फर्क है। 2008 में एक फाइनेंशियल लेड क्राइसिस था, लिक्विडिटी सकिंग का प्रॉब्लम था। लेकिन इस समय जो क्राइसिस है वो कमोडिटी इन्फ्लेशन को लेके क्राइसिस सबसे ज्यादा है। और कमोडिटी इन्फ्लेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है दोनों लेवल पे, प्रोडक्शन लेवल पे और सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे।
और इस समय जो क्राइसिस क्रिएट किया गया है ये सेल्फ इम्पोज्ड क्राइसिस है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस एंड मेनली बिकॉज ऑफ जिसके कारण आपने वेनेजुएला पे, ईरान पे, रशिया पे जो 3 इंपॉर्टेंट ऑयल उत्पादक देश हैं आपने उस पर सैंक्शन लगा दिया है। तो एक बात तो ये समझिए कि तेल कंपनियों को बहुत फायदा हो रहा है जिसमें अमेरिकन कंपनी और यूरोपियन कंपनियां भी हैं, लेकिन जो आपका ओवरऑल कॉस्ट है कंपनियों को फायदा है लेकिन समाज का नुकसान है क्योंकि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन सबका बढ़ गया है। दूसरी तरफ चाइना ने जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर रीजंस, उसके कारण जो इन्फ्लेशन है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि चाइना डिसाइड करेगा कि कब उसको फैक्ट्रियां चलानी है। तो इसका सलूशन मतलब ये है क्या, और इसका सलूशन क्या है कि चाइना अपने यहाँ से वो जो उसने फैक्ट्रियां बंद कर रखी हैं या जो जीरो कोविड पॉलिसी है वो उसको खत्म करे, वहाँ वो अपनी फैक्ट्रियों को फिर से स्टार्ट करे, रिज्यूम करे। और दूसरा जो रूस के ऊपर जो सैंक्शन लगाए गए हैं या रूस के पर लगाए गए सैंक्शन की वजह से जो ऑयल नहीं आ रहा है, जो ग्रेन्स नहीं आ रहे हैं, फूड ग्रेन्स, वो सैंक्शंस थोड़े से लूजन हो, थोड़े से वहाँ से नरम हो, तो क्या ये महंगाई कम होगी दुनिया भर में? क्या यही 2 तरीके हैं? देखिए इस समय चाइना को ये सिचुएशन जब अमेरिका क्राइसिस में है तो ये चाइना को सूट करता है क्योंकि अगर अमेरिका कंफर्टेबल रहेगा, अगर अमेरिका कंफर्टेबल रहेगा तो चाइना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चाइना ने पिछले 2008 में जो डिसीजन लिए थे उसका फायदा चाइना को आज मिल रहा है जब पूरी दुनिया में आपने मेरे अगले सवाल का जवाब दे दिया। मैं आपसे सॉल्यूशन पूछ रहा था, मैं ये सवाल आप बिल्कुल यही इसका अगला सवाल मैं दीपक जी के पास लेना चाह रहा था कि क्या ये स्थिति चाइना को सूट करती है जब उसका दोस्त रूस जिस पर इतने सारे सैंक्शन लगाए हो, क्या चाइना को दीपक जी ये स्थिति सूट करती है कि वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री को इस मुसीबत में देखे और उसके बावजूद उसकी ग्रोथ पर भी असर पड़ रहा है, उसकी ग्रोथ 2 से 3% रह जाएगी, इसके बावजूद क्या चीन को ये स्थिति सूट करती है? बहुत मुश्किल है कहना कि इस समय उनकी पॉलिसी क्या है, लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है, आपका बहुत अच्छा सवाल है और इससे पहले जो विशेषज्ञ ने बोला है उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चीन बड़ा खुश है कि बाकी दुनिया में इस प्रकार का तहलका मचा हुआ है और उनकी आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर हो रही है। 4 चीज़ें बेसिकली फूड, फ्यूल, फर्टिलाइज़र और फार्मास्यूटिकल, सब में कत्लेआम चल रहा है। तो चीन इस हद तक खुश है, लेकिन उसकी ज़ीरो कोविड पॉलिसी जो बिल्कुल बेकार की पॉलिसी है और उसके बारे में उनके लीडर पिंग पोंग साहब कहते हैं कि परसिस्टेंस इज विक्ट्री, लेकिन परसिस्टेंस बेवकूफ़ी में पागलपन होता है, उसमें कोई विक्ट्री नहीं उससे आती, वो बार बार उसी पे लगे हुए हैं। तो चीन को फ़ायदा इस हद तक होगा सर कि जितना रूस कमज़ोर होता है या बाकी देश कमज़ोर होते हैं, चीन उतना ही कंपैरेटिवली अपने आप को मजबूत महसूस करता है। इस हद तक उसको ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन सबसे बड़ी हमारी बीमारी वही है। हमने ये देख लिया है कि एक ही देश पर सब कुछ डालने पर उसी की टोकरी में हमने सारे अपने अंडे डाल दिए और अब वो अंडे सड़ गए हैं, उस टोकरी का नाम चीन है। तो इसके बाद जो सिस्टम इमर्ज हो रहा है, जो लोग बातचीत कर रहे हैं कि अब एक देश पर हम पूरी तरह से निर्भर नहीं होंगे, अब हमको और जाना है और स्प्रेड करना है। और सर एक आखिरी चीज़ कहना जाते वक्त, अब हम समझ रहे हैं मायने क्या थे जब आपके प्रधानमंत्री कह रहे थे लेट्स बी वोकल फॉर लोकल। वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, इसीलिए काफी हद तक हम इस जो इकोनॉमिक महामारी, लेकिन एक झटके में तो वो नहीं होगा। ये आज शुरू करेंगे तो शायद हो सकती है हमारे आने वाली पीढ़ियों को उसका बहुत फायदा मिले, लेकिन सवाल ये है कि अभी जो फौरी तौर पर हमारे सामने मुसीबत मुंह बाय खड़ी है, इसको हम कैसे देखें?